आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 6 के नोट्स कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन चैप्टर्स का शॉर्ट रिवीजन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टेजिफाई से कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 6 का नेम है विनिर्माण उद्योग। तो इस चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। तो पहले ये जानते हैं कि विनिर्माण होता क्या है। तो विनिर्माण यानी वस्तु निर्माण। तो कच्चे माल से नई वस्तुओं का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। यानी कोई भी कच्चे माल से कोई भी चीज़ बनाई जाएगी तो उसको बोलेंगे अपन विनिर्माण। और जब इनको बड़े पैमाने पर बनाकर बेचा जाएगा तो वो कहलाएगा विनिर्माण उद्योग। उद्योग कैसे है? जैसे लकड़ी से कागज बनाना। तो लकड़ी हुई है कच्चा माल और उससे कागज जो बनाया गया वो हो गया विनिर्माण उद्योग। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। अब यहाँ तक मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है चैप्टर की स्टार्टिंग की। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी है। तो यहाँ पर लिखा है, दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े और जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे, यानी जो मिट्टी के दीपक होते हैं वो। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी हुई है। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी, चाय आदि जो भी हैं वो बड़े उद्योग में मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योग में जो बर्तन बनाए जाते हैं और दीप जैसी चीज़ें व्यक्तिगत बनाई जाती है। यानी आपने देखा होगा जो मटके वगैरह बनाते हैं, जो दीपक बनाते हैं, तो ये आम लोग बनाते हैं जो व्यक्तिगत इंसान होते हैं। छोटे उद्योग में बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं और जो बड़े उद्योग होते हैं उसमें कपड़े बनते हैं, चीनी बनती है, साथ में लोह इस्पात बनते हैं। तो इस तरीके से यानी इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हम पढ़ेंगे आज उद्योग के बारे में। अब दिया है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था जब चैप्टर का नाम बताया था। क्या आप जानते हैं कि कागज से लकड़ी, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। अब जो भी कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल है, वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और जब इस कच्चे माल से कोई भी चीज का उत्पादन किया जाता है तो वो आता है द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, यानी उत्पादन क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ दिया है, द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी उत्पादन करना भी द्वितीय क्षेत्र में आएगा और जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं वो भी द्वितीय क्षेत्र में ही काउंट किए जाएंगे। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। यानी आपने देखा होगा अगर कोई भी उद्योग है, ठीक है, तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा, मजदूर। तो मजदूर को रोजगार मिलेगा। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसमें कच्चे माल होते हैं। कच्चे माल कैसे, जैसे चाय की पत्ती हो गई, ठीक है, पत्ती की बात कर रहे हैं, जैसे कि गन्ना हो गया, ये सारे कच्चे माल है। अगर द्वितीय क्षेत्र में आए तो कच्चे माल से कोई भी चीज का निर्माण करना वो आता है द्वितीय क्षेत्र में। जैसे गन्ने से बनाना चीनी, लोहे से बनाना कोई भी कार या कोई भी स्टील के बर्तन वगैरह, तो ये सब आएगा द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन, यानी जो भी आपने उत्पादन किया उसको परिवहन के माध्यम से किसी भी दूसरे स्थान पर ले जाना। अब यहाँ पर दिया है, किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। यानी जो देश ज्यादा उत्पादन करेगा, अपने माल को दूसरे देशों में बेचेगा, वो ज्यादा आर्थिक उन्नति करेगा। सामान्य सी बात है। अब विनिर्माण का महत्व क्या है? विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रेट समझे जाते हैं। यानी एक तो वो इंडिविजुअल पर्सन का भी विकास करता है और साथ में हमारा आर्थिक विकास भी करता है। क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि में आधुनिकीकरण में सहायक है वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। अब पहली लाइन का मीनिंग है, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। आधुनिकीकरण क्या होता है, यानी किसी भी चीज में कोई भी नया इन्वेंशन। जैसे कृषि पहले पारंपरिक तरीके से होती थी, पर आज के टाइम में क्या है, मशीनों का यूज किया जाने लगा। पहले से हाथों से बुवाई होती थी, कटाई होती थी, अब मशीनें वो काम करने लगी हैं। तो ये हुआ आधुनिकीकरण। तो ये विनिर्माण उद्योग सिर्फ आधुनिकीकरण में, मतलब कृषि के आधुनिकीकरण में हेल्प नहीं करता, द्वितीयक और तृतीयक जो सेवा होती है उसमें रोजगार
रोजगार एक उपलब्ध करवाता है लोगों को और साथ में कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। यानी एक इंडिविजुअल पर्सन को जाकर वहाँ पर काम करना ही पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये कौन पॉसिबल कर रहा है? ये विनिर्माण उद्योग, यानी जो है नई नई मशीनें बन रही हैं, जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो। सेकंड पॉइंट दिया है, देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। यानी हमारे देश में औद्योगिक विकास यानी उद्योगों का विकास करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी थी और गरीबी थी। अब बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? अगर उद्योग में, फैक्ट्री में लोग काम करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, सिंपल सी बात है, तो वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब पॉइंट थर्ड दिया है, निर्मित वस्तुओं का निर्माण वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। यानी जो भी माल बनेगा उसको दूसरे देशों में भेजा जाएगा, यानी वाणिज्य व्यापार हुआ तो उससे क्या है, जो विदेशों की मुद्रा है वो अपने को प्राप्त होगी और इससे क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी। फोर्थ पॉइंट दिया है, वे देश विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि कच्चा माल भी अपना हो और अपन उसको कोई उत्पादन करके बेच रहे हो तो उससे क्या है, अपने को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई भी कच्चा माल दूसरे देश से मंगवा रहे हो और फिर उत्पादन कर रहे हो तो वो अलग पड़ जाएगा। या फिर अपना कच्चा माल सीधा, जैसे चाय की पत्ती आपने उगा रखी है अपने खेत में, तो आप सीधा चाय की पत्ती बेच रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो उससे क्या होगा, या फिर आपके जो गन्ने के पेड़ लगे हुए हैं, अगर आप गन्ने के पेड़ सीधा दूसरे देशों में भेजोगे तो वो क्या होगा, कम रेंज पे जाएंगे, पर उस गन्ने से जो चीनी बनेगी वो ज्यादा पैसों में बेची जाएगी, तो फायदा तो दूसरे देश का हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कच्चा माल भी आपका हो और उस कच्चे माल से कोई उत्पादन भी अगर आपका ही देश कर रहा हो तो आप ज्यादा विकसित माने जाएंगे। आगे दिया है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। आगे दिया है, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। यानी कृषि में जो बढ़ोतरी है उसको प्रोत्साहन कौन दे रहा है, ये उद्योग। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक, दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें और कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। यानी सब एक दूसरे पर निर्भर है। अगर आपका एक चीनी कारखाना है, चीनी यानी शक्कर बनाने का कारखाना है, तो आप किस पे डिपेंड रहेंगे, उस किसान पे जो आपको गन्ना बेचता होगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो उद्योगपति है वो उस इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड है और वो इंडिविजुअल पर्सन भी आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये इंसान मेरा माल खरीदेगा तभी मुझे पैसा मिलेगा। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। यानी इन दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प चाहिए। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। देखो, वैश्वीकरण क्या होता है, विश्व का एकीकरण। अगर सामानों का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से कोई भी सामान दूसरे देश में बेचा जाएगा और दूसरे का सामान कोई भी अपने देश में लाया जाएगा तो वो होगा वैश्वीकरण। यानी पूरे विश्व का एकीकरण हो रहा है या सामान का इधर से उधर लेन देन किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम वैश्वीकरण करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हम दूसरे देशों से मुकाबले में पीछे रह जाए। हमें अच्छे उत्पादन करने हैं और हमें सबके टक्कर में रहना है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। इसीलिए समझ में आ गया। आगे दिया है औद्योगिक अवस्थिति। तो उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। यानी सामान्य सी बात है, अगर कोई उद्योग बनेगा तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन होगा बनाना। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। यानी अगर आपको श्रमिक एक जगह मिल सकता है पर ऐसा नहीं है कि आपको कच्चा माल भी वहीं मिल जाएगा। तो आपको कच्चा माल भी अलग जगह से लाना पड़ेगा, श्रमिक भी अलग जगह से लाना पड़ेगा और फिर जो उत्पादन किया जाएगा उसको दूसरे बाजार में बेचा जाएगा। ठीक है, फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हो या अथवा इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी आपको एक ऐसी ही जगह पर आप कोई भी
फैक्ट्री वगैरह खोलनी चाहिए जहाँ पर एक तो लोग उपलब्ध हो जाए, यानी श्रमिकों का कार्य हो जाए, और साथ में वहाँ पर आपको पानी जैसी सुविधा मिल जाए, बाकी और भी ऐसी बिजली मिल जाए। तो इस तरीके से ऐसी जगह पर आपको फैक्ट्री बनवानी चाहिए। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है, यानी अगर आप कोई फैक्ट्री बनाओगे तो वहाँ पर नगरीकरण होना प्रारंभ हो जाएगा। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योग को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं, यानी उनको वित्तीय बीमा वगैरह ऐसे भी दिया जाता है। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा उद्योग समूहन स्थापित हो जाता है। आगे दिया है, स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, यानी दूर के जो देश थे उसके व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, यानी एक ऐसा कोई नगर था जो तब क्या हुआ, औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा, जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। आगे बात आती है उद्योगों का वर्गीकरण कैसे होता है, यानी उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत पर आधार, तो जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात आती है कृषि आधारित उद्योग की, तो उसमें आता है सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग। यानी आपने देखा होगा अगर सोयाबीन से कोई तेल निकलता है तो सोयाबीन तो कहाँ से, कृषि से ही मिलेगी, और साथ में अगर रेशम, तो रेशम के कीड़े से वो रेशम निकाली जाती हैं, तो उससे फिर सूती वस्त्र। फिर आती है चाय की पत्ती कैसे बनेगी, अगर वो कृषि से चाय की पत्ती नहीं भेजेंगे किसान, तो कृषि आधारित उद्योग ये हो गए। अब आते हैं खनिज आधारित उद्योग, इसमें आते हैं लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। नेक्स्ट है प्रमुख भूमिका के आधार पर, तो आधारभूत उद्योग कौन से हो गए, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। अब जैसे कि चाय उद्योग, तो अब चाय किसान नहीं भेजेगा तब तक वो उद्योग कैसे बनेगा, ठीक है, यानी वो चाय पत्ती कैसे बनेगी, तो आधारभूत उद्योग है, यानी एक दूसरे के ऊपर दूसरा डिपेंड है। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, यानी कोई उत्पादन किया, जैसे दंतमंजन का उत्पादन किया, तो दंतमंजन कौन बेचेगा, वो दुकान वाला, तो दुकान वाला उस उत्पादन पर डिपेंड करता है, यानी वो उसके ऊपर निर्भर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, जिस पे दिया है पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया, ठीक है। अब आगे दिया है आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। यानी पहले जो ये सूती वस्त्र उद्योग था वो काफी लिमिट जगह में होता था, कौन सी, महाराष्ट्र, गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों में। यानी भारत से सूत का निर्यात कौन से देश में किया जाता था, जापान में। निर्यात यानी किसी भी चीज को भेजना, और आयात यानी होता है किसी भी कच्चे माल या किसी भी उत्पाद का अपने देश में आना, ठीक है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका व अफ्रीका के देश थे। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भारत है वो कपास उत्पादन में, सूती वस्त्रों के उत्पादन में काफ़ी फेमस था। इसलिए जब ब्रिटिश लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन करवाते थे अपने इंडिया के लोगों से। फिर दिया है हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। यानी कोई धागा तैयार करके बेच रहा है और किसी को कपड़ा मंगवाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कपड़े से कुछ भी परिधान यानी होता है कोई भी कपड़े, जैसे कि हमारी तरफ एक शॉप है मालव परिधान, तो यानी कपड़ों की शॉप है, तो परिधान यानी होते हैं वस्त्र, तो उसके लिए क्या है
वो कपड़ा मंगवाएंगे तभी वस्त्र बनाएंगे। तो इससे आप देख सकते हैं कि कच्चे माल की वैल्यू कम होगी और आप जो भी उत्पादन बनाओगे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर आप गन्ने को बेचोगे तो वो कम कॉस्ट में मिलेगा, पर अगर आप चीनी को बेचोगे यानी शक्कर को बेचोगे तो वो ज़्यादा कॉस्ट में आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया है, धागा 85 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से बेचा जाता है। अगर ये पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। यानी धागे की वैल्यू कम होगी, फिर धागे से कपड़ा बनाने की वैल्यू उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, और फिर जो कपड़े बने हुए होंगे, जो परिधान होंगे बिल्कुल रेडी, उसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर दिया है, पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिशरा में 1855 में लगाया गया था। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बात करें अगर चीनी उद्योग की, तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। यानी जो चीन की मिल है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीन की मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। अब इस चीनी उद्योग की कुछ चुनौतियां भी हैं। यहाँ पर लिखा है, इस उद्योग का अल्पकालीन होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुँचना तथा जो खोई होती है उसका अधिकतम इस्तेमाल न करना। यानी मतलब परिवहन जो होता है, ट्रांसपोर्ट करने की ऐसी सुविधा नहीं है जिसकी वजह से गन्ने को इजीली वहाँ पर पहुँचाया जा सके उत्पादन क्षेत्र तक। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इसकी चुनौतियाँ हैं। अब आते हैं खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? यानी खनिज आधारित उद्योग आप कुछ बता सकते हैं। देखो, खनिज, लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। अगर आप आपके आसपास ऐसा कोई उद्योग देखते हैं, अगर जैसे कि कोई एक मेन ले लो जो ब्लाउज वगैरह सिलता है, जो कपड़े सिलता है, सूट सिलता है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी धंधा कर रहा है तो उसको एक मशीन की आवश्यकता होगी। तो मशीन कैसे बनेगी? लोहे से। अगर आप कृषि कर रहे हैं तो उसमें आपको हल की ज़रूरत होगी। हल के साथ साथ जो मशीनें हैं, ट्रैक्टर से, उनकी ज़रूरत होगी। अगर आप इंजीनियरिंग सामान की बात करें, अगर आप चिकित्सा में बात करें, टेलीफोन की बात करें, तो टेलीफोन से बात करने के लिए भी जब तक टावर लोहे का नहीं बनेगा तब तक आप बात कैसे कर पाएंगे? तो हर एक उद्योग कहीं ना कहीं इस लोह इस्पात से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर दिया है, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। अब आप ये देख सकते हैं कि जो इस्पात है उसको कलेक्ट कौन करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। नोट करना इसको, नाम क्या है? मतलब ये भारत में इस्पात निर्माण में लगी प्रमुख कंपनी है। कौन सी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसको शॉर्ट में बोला जाता है सेल। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है इसमें आप ये ब्लू कलर का जो देखोगे वो ग्राफ है भारत का, और ये रेड ग्राफ है चाइना का, यानी चीन का। तो आप देख सकते हैं कितना इस्पात उद्योग इसमें ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू अपने इंडिया के। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, जिस पे दिया है एल्यूमिनियम प्रगलन, जो है स्मेल्टिंग। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ये हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम का यूज़ क्या में होता है? एक तो हवाई जहाज बनाने में, बर्तन और तार बनाने में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनीज में किस तरीके से वर्क करते हैं।
अब अगर अगले पेज की बात करें तो हम बात करेंगे रसायन उद्योग के बारे में। आप इजीली समझ सकते हैं रसायन उद्योग में केमिकल्स वगैरह बनेंगे, साथ में जो प्लास्टिक्स बनते हैं वो, गोंद बनता है, रंग रोगान के जो कलर बनते हैं वो, या कोई ऐसे फेस वॉश, कांच, शोधक, अपमार्जक यानी जो डिटर्जेंट होता है, और कागज में प्रयुक्त होने वाला रसायन। तो ये आ गई रसायन उद्योग में, ठीक है। अब बात करते हैं उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग आपने देखे होंगे कृषि में काम आते हैं। कृषि में जैसे यूरिया, फास्फेट वगैरह के जो DAP बनते हैं उनका छिड़काव करके फसलों को कीटनाशक से बचाया जा सकता है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो जहाँ पर सीमेंट बनती है, तो निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाना, पुल, सड़कें, हवाई जहाज, अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। अब सीमेंट 3 एलिमेंट से बनती है, पहला चूना पत्थर, दूसरा सिलिका और तीसरा जिप्सम। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर पूछिए आप सीमेंट कैसे बनती है, तो चूना पत्थर से और साथ में सिलिका और जिप्सम से। नेक्स्ट पेज पर बताया गया है कि पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। इसके नीचे दिया है मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी यात्राओं तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, मोटर गाड़ी उद्योग, यानी जहाँ पर ये कार वगैरह बनाई जाती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, यानी जहाँ पर ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन बनाए जाते हैं, वो हो गया सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जो क्या करते हैं, हमको सूचना प्रदान करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से उत्पाद आते हैं, ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, ये आते हैं, ठीक है, कई में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। आगे क्वेश्चन आएगा वो आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। अब इसके नीचे दिया है औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, यानी इन उद्योगों से अगर अपनी आर्थिक स्थिति सही होती है तो कहीं ना कहीं इनसे प्रदूषण भी होता है। 4 तरह के प्रदूषण बता रखे हैं, वायु, जल, भूमि और ध्वनि। यानी वायु में जो प्रदूषण होता है, जो जल में प्रदूषण होता है, जो मिट्टी में प्रदूषण होता है और जो ध्वनि में प्रदूषण होता है। फर्स्ट आती है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे होगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये वायु को क्या करती है, प्रदूषित करती हैं। साथ में जो गैसें वगैरह रहेगी, यानी गाड़ी की जो गैस है, अगर वो धुआं छोड़ेगी तो इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। आगे दिया है रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के जो भट्टे होते हैं, तेल शोधनालय होते हैं, प्रज्वलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा बड़े छोटे कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करते हैं और उस धुएं को अपने पर्यावरण में छोड़ देते हैं, जिससे क्या जहरीली गैस का रिसाव होता है अपने वातावरण में। आपने एक त्रासदी का देखा होगा, भोपाल गैस त्रासदी, यहाँ पर उसी के बारे में लिखा गया है। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। यानी मानव स्वास्थ्य तो है ही है, साथ में पशुओं को भी ये नुकसान करेगा, साथ में पौधों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो एक तरीके से पूरा दुष्प्रभाव डालता है। अब बात आती है जल प्रदूषण की। तो जल प्रदूषण कैसे होता है, जो केमिकल्स का रिसाव उसमें किया जाता है पानी में, जो अपन प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह डालते हैं, जो मूर्तियाँ प्रवेश करते हैं, उससे जो भी चूना वगैरह पानी के अंदर मिलता है, जो केमिकल्स मिलते हैं, उससे जल प्रदूषण होता है। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के कारक है कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंग रोगान उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है। नेक्स्ट है तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडे किए ही नदियों में, तालाब में छोड़ दिया जाता है, तो इसमें जल में तापीय प्रदूषण पैदा होता है। यानी आप ठंडे पानी में एकदम से बहुत गर्म पानी डाल दोगे तो उसका टेम्परेचर बहुत अजीब तरीके से बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो ठीक है, पर उसके अंदर जो मछलियाँ वगैरह होगी उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ध्वनि प्रदूषण। यानी ध्वनि से जो प्रदूषण होता है वो, ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता यानी सुनने में दिक्कत आती है, हृदय की गति तेज होती है, रक्तचाप बढ़ता है तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती है।
अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। यानी आपने कभी ज्यादा डीजे को सुना होगा तो आपने कहीं कहीं ये चिड़चिड़ापन महसूस किया होगा या फिर कहीं कहीं आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगर ध्वनि प्रदूषण को रोकना है तो हमें जो लाउड स्पीकर की चीजें हैं उनको थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा। अब आती है पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। यानी अगर जल प्रदूषण को रोकना है तो हमें उसमें क्या है, जो भी रासायनिक पदार्थ जो प्रवाहित किए जाते हैं उसको रोकना पड़ेगा। यानी कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। यानी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 लीटर अपशिष्ट अगर उस पानी में बहाओगे तो उससे कितना जल दूषित होगा, 8 गुना। अब फिर उसमें मौजूद जीवों का क्या होगा, यानी जो मछलियां हैं, जो भी जितने भी जानवर उसमें रहते हैं तो वो तो उसी पानी में रहेंगे, तो हो सकता है वो मछलियां मर भी सकती हैं। आगे दिया है मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटर जो होते हैं उसमें साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। यानी आप देखेंगे कई बहुत से कारखाने होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज आती है तो उन जो भी श्रमिक वगैरह होते हैं ना उनको ऐसे मतलब दिए जाते हैं कान में यूज करने के लिए जिससे ज्यादा आवाज उनके कान तक ना जाए। तो चैप्टर इसके साथ एंड होता है। लास्ट चैप्टर 7 बचेगा इस वाले क्लास 10th में, तो हम इसे भी जल्दी कवर कर लेंगे। बाकी हमने एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक नोट्स बना रखे हैं जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं इस टेलीग्राम यूजर नेम roxen4311 से। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका कमेंट फीडबैक में जरूर दें। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।